नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 115वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 14वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इस खिलाफत और असहयोग आंदोलन को हम बड़े विस्तार से, बड़े ठीक प्रकार से सभी तथ्यों को संग्रहित करते हुए, इन सब तथ्यों के पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से समझते हुए इसे पढ़ेंगे। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये मेरा प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन को। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन को ठीक प्रकार से इस लेक्चर में हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब आपको बोर्ड पे दो शब्द दिख रहे हैं, एक तो है खिलाफत और दूसरा है असहयोग। तो खिलाफत और असहयोग ये दो अलग अलग आंदोलन थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक ही साथ एक दूसरे से जुड़ करके चल रहे थे, लेकिन स्पष्ट रूप से ये दोनों अलग अलग आंदोलन थे। खिलाफत का उद्देश्य अलग था, असहयोग आंदोलन का भी उद्देश्य अलग था। यानी ये दोनों पूर्णतया अलग अलग आंदोलन थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में ये दोनों आंदोलन कंधे से कंधा मिला करके चलाया गया, इसलिए हम इस पूरे दोनों आंदोलन को जोड़ करके कहते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम खिलाफत को समझेंगे, खिलाफत आंदोलन को, उसके बाद हम असहयोग आंदोलन को समझेंगे। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, असहयोग आंदोलन कितना अधिक सफल हुआ, असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हो गया। उसी तरीके से हम खिलाफत को समझेंगे, खिलाफत आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ, खिलाफत आंदोलन का समापन क्यों हो गया। इन सब चीजों को हम जोड़ करके इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम खिलाफत की बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था और खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों प्रारंभ हुआ। तो देखिए 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तुर्की में एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, यानी उस्मानी साम्राज्य के नाम से हम हिंदी में उसको जानते हैं। तो ये जो उस्मानी साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर था, ये अपने पीक समय में दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ एक विस्तृत एम्पायर था, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप इन 3 महाद्वीपों के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत था। तो इतना बड़ा एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर के जो शासक होते थे, जो रूलर होते थे, जो सुल्तान होते थे, उनको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। तो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। तो अब प्रश्न यह है कि खलीफा यानी क्या। तो समझिए, खलीफा का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर खुदा का जो प्रतिनिधि है वो खलीफा है। तो खलीफा कौन है? तो खलीफा पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि है। और क्या है खलीफा? तो खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं। तो खलीफा पृथ्वी पर खुदा के प्रतिनिधि हैं और पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए सभी मुसलमानों के लिए खलीफा क्या है? तो वो खलीफा पूज्य हैं, बहुत पावन हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खलीफा उनके धार्मिक नेता हैं और उनके राजनीतिक नेता भी हैं। चूंकि इतने बड़े
एरिया पर उनका प्रशासन चल रहा है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को हम खलीफा के नाम से जानते हैं और इस पूरी परंपरा को खिलाफत कहा जाता है। तो अब हम बात तो कर रहे हैं भारत के आंदोलन की और अभी तक रेफरेंसेस चल रहा है तुर्की का, ऑटोमन एम्पायर का, तो अभी और भी चलेगा, पूरी बात तभी हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1914 से लेकर 1919 के दौरान दुनिया में एक महासंग्राम लड़ा गया जिसे नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का। इस प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट हमें देखने को मिलते हैं, दो पार्टी हमें देखने को मिलती है। एक जिसको कहा गया गठबंधन शक्ति, एक जिसको कहा गया गठबंधन शक्ति यानी एलाइड पावर, और दूसरी जिसे कहा गया केंद्रीय शक्ति यानी सेंट्रल पावर। तो ये दो गठबंधन आपस में पूरी दुनिया में लड़ रहे थे। तो जो गठबंधन शक्ति थी, जो एलाइड पावर थे, जिन्हें मित्र देश भी कहा गया, उसका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था और ब्रिटेन के साथ रूस था, अमेरिका था, फ्रांस था, आदि आदि। तो ये एक गुट था इन देशों का, जिन्हें किस नाम से पुकारा गया, इन्हें गठबंधन शक्ति कहा गया या मित्र देश भी कहा गया। दूसरी तरफ केंद्रीय शक्ति थी जो इनसे लड़ रही थी, यानी सेंट्रल पावर था जो इनसे लड़ रहा था, उसकी अगुवाई, उसका लीडरशिप कर रहा था जर्मन एम्पायर। इसके अलावा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ये एक तरफ से थे और दूसरी तरफ इनके मुकाबले में ब्रिटेन था, अमेरिका था, रसिया था और फ्रांस था। तो हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर हार गए, यानी जर्मनी हारा, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हारा और ऑटोमन एम्पायर हारा। तो जब केंद्रीय शक्ति विश्व युद्ध में पराजित हुई तो अलाइड पावर ने, मित्र देशों ने, यह इंश्योर किया कि इनकी ताकत को इतना बुरी तरह से कुचलना है कि फिर जो है ये सर उठाने की हिम्मत न कर सके। तो हम जानते हैं जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई और कितनी अपमानजनक संधि थी वो। उसी तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया गया और यही काम ऑटोमन एम्पायर के साथ भी किया गया कि ऑटोमन एम्पायर को टुकड़ों में तोड़कर इसकी शक्ति को बिल्कुल कम कर देना है और इस तरीके से ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान है उसकी ताकत को हमें बिल्कुल निचोड़ लेना है। यह काम एलाइड पावर ने किया। अब जब विश्व युद्ध चल रहा था और ऑटोमन एम्पायर की हार हो रही थी तो तभी से सबको समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या होगा हारने के बाद। तो धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया होने लगी कि ऑटोमन एम्पायर तो कोलैप्स कर जाएगा या एकदम शक्तिहीन हो जाएगा, वहां का सुल्तान एकदम शक्तिहीन हो जाएगा। अब वहां का सुल्तान कौन है? तो वहां के सुल्तान हैं जिनको मुसलमानों का यह मानना है कि वो हमारे धार्मिक और राजनीतिक क्या है, नेता हैं। आप समझ लीजिए वो पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं, वो पृथ्वी पर खुदा के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया में ऑटोमन साम्राज्य से दूत जाने लगे और एक नारा लगाया जाना लगा कि इस्लाम खतरे में है। तो ये हजारों वर्षों पुराना नारा है। तो इस्लाम खतरे में है और इस्लाम खतरे में है ये नारा लगाया जाने लगा। तो अब भारत में इस नारे की प्रतिक्रिया के रूप में जो है अब ये बात चलने लगी कि किसी भी तरीके से खलीफा की रक्षा की जानी चाहिए, किसी भी तरीके से खिलाफत की रक्षा की जानी चाहिए। अब आपको आश्चर्य होगा, भारत खुद गुलाम है, लेकिन खलीफा की रक्षा हो, खिलाफत की रक्षा हो, इसलिए भारत में एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। तो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, कौन? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके अलावा मुख्य नाम ये दोनों हैं। खिलाफत आंदोलन से कौन जुड़े थे, खिलाफत समिति किसने बनाई, सबके उत्तर में आपको मोहम्मद अली और शौकत अली लिखना है। लेकिन मोहम्मद अली, शौकत अली के अलावा मौलाना आजाद, इसके अलावा हकीम अजमल खान, इसके अलावा हसरत मोहानी,
इन लोगों ने मिलकर के एक खिलाफत समिति की स्थापना भारत में की। इस खिलाफत समिति का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि खिलाफत की रक्षा हो, और जो अन्य उद्देश्य हैं उनको हम आगे समझेंगे। यहां एक फैक्ट आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजिक उल मुल्क की अपनी उपाधि लौटा दी? तो 1908 में हकीम अजमल खान को ब्रिटिश सरकार द्वारा हाजिक उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, जिसे खिलाफत आंदोलन के दौरान उन्होंने लौटा दिया। तो अब जब खिलाफत का मुद्दा आया तो उस समय भारत में मुसलमानों में एक नया नेतृत्व उभर रहा था, जो कि सर सैयद अहमद खान की वफादारी और अलीगढ़ पीढ़ी की कुलीनवाद से दूर था। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था मुसलमानों के कि अंग्रेजों का विरोध मत करो, अंग्रेजों के तुम सहयोगी बनो, अंग्रेजों के साथ वफादारी करो। तो अब उसको छोड़ करके मुसलमानों के बीच एक नई लीडरशिप आ रही थी, जो लीडरशिप अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान का जो वफादारी का कॉन्सेप्ट था उसको पीछे छोड़ करके, अलीगढ़ के कुलीनवाद को पीछे छोड़ करके अब सबका सहयोग हमें मिले, पूरे समुदाय का सहयोग हमें मिले, यानी एक तरह से सेकुलर स्थिति में एक मुस्लिम लीडरशिप उभर रहा था। तो उसी में थे मोहम्मद और शौकत अली, अली बंधु, मौलाना आजाद, हसरत मोहानी और जो है हकीम अजमल खान आदि। ठीक है, तो भारत में खिलाफत समिति की स्थापना हुई खिलाफत की रक्षा के लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने जो समझा वो खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। अब आगे खिलाफत आंदोलन को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम जो है असहयोग की पृष्ठभूमि समझना चाहेंगे, किस पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन आया। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो चार्ट है, इसमें क्या लिखा है? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किसके बीच? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, और इसी लखनऊ पैक्ट में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस ने मान लिया, ये सोच करके कि इससे मुसलमान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो वो हमारे साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बॉक्स के माध्यम से कि 1916 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी भारत में कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना हो, और उसी का प्रकटीकरण हमें देखने को मिला 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो हुआ। इन दोनों लोगों ने तय किया कि हम साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में चलेंगे, और वही फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हमें दिखा भी। इसके वजह से हमने इस बॉक्स को रखा था। अब आ जाइए मुख्य विषय पर। तो हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से क्या पारित हुआ? रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। तो कहा गया कि यह कानून बिना अपील का है, बिना दलील का है, बिना वकील का है। क्या प्रावधान था? अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जब तक चाहे जेल में उठा करके बंद कर सकती है। इस रोलेट एक्ट का बहुत बड़े पैमाने पर गांधी जी के नेतृत्व में विरोध हुआ, और इसी रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें हजारों लोग जनरल डायर द्वारा गोलियों से भून दिए गए उसके आदेश पर। तो रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस कमेटी को अपॉइंट किया गया उसका नाम था हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी ने क्या किया? तो इस हंटर कमेटी ने गांधी जी के शब्दों में पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती करने का काम किया। तो इन्होंने इस पूरे मामले की लीपापोती करने का काम किया, और इससे क्या हुआ? तो इससे अत्यंत व्यथित भारतीय थे। तो भारतीय क्या हैं? अत्यंत व्यथित हैं। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में। तो हम ये जानते हैं कि 1917 में मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा की थी कि भारत को चरणबद्ध तरीके से उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, भारत में चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। तो भारत सचिव
मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की थी। लेकिन जब 1919 का अधिनियम आया तो इसमें यह देखने को मिला कि प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था को लाद दिया गया। तो प्रांतों में दो तरह के विषय प्रस्तावित किए गए, एक हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल और दूसरा आरक्षित यानी रिजर्व। और रिजर्व जो सब्जेक्ट थे सब महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे और रिजर्व सब्जेक्ट पर जिसकी अधिकारिता थी वो थे गवर्नर साहब, या जो छोटे राज्य थे वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम आया इसने भी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि अब वो जो है क्या मांग कर रहे थे, वो ये मांग कर रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए। तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके जांच के लिए हंटर आयोग जिसने पूरा लिपापोती किया, इससे अत्यंत व्यथित भारतीय हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, इससे भी भारतीयों को संतुष्टि नहीं मिली। और इसके अलावा बहुत सारे कारण, होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ते हुए हमने देखा था। तो विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व युद्ध में क्या है, भारतीय संसाधनों का खूब दोहन हुआ। तो जब भारतीय संसाधनों का खूब दोहन हुआ तो विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी, विश्व युद्ध के कारण जो है अंग्रेजों ने अधिक टैक्स लगाया। तो इन सब से भी भारतीय व्यथित थे। और इसी बीच क्या हुआ, तो ये पूरा हमने जो है असहयोग आंदोलन के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके बाद जो है फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। तो इतना असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आइए सीधे जो है हम फिर खिलाफत पे चलते हैं। ठीक है, अब दो अलग अलग आंदोलन है, दोनों को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो अब आइए, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई। और जब इनकी हार हुई तो तुर्की के साथ मित्र देशों का क्या हो गया, कठोर व्यवहार। तो इन्होंने तो स्पष्ट रूप से कर दिया ना कि भाई हम तो ऑटोमन साम्राज्य की शक्ति को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। तो तुर्की के साथ मित्र देशों का कठोर व्यवहार। अब जब ये कठोर व्यवहार होने लगा तो जैसे मैंने कहा कि भारत में प्रतिक्रिया हुई कि नहीं भाई, खिलाफत की हमको रक्षा करनी है, हमको खलीफा की रक्षा करनी है। तो ऐसे में भारत में दो भाइयों ने, जिनको हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, मोहम्मद व शौकत अली के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति बनाई गई। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया। अब यहां समझ लीजिए, जैसे ही भारत में खिलाफत की सुगबुगाहट को महात्मा गांधी ने पहचाना, वैसे ही महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन कर दिया। और महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा स्वर्णिम अवसर अगले 100 वर्ष में भी नहीं आने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा स्वर्ण अवसर अगले 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। यह किसने कहा था, यह आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत को एक ऐसे मौके के रूप में देखा जो अगले 100 वर्ष तक आने वाला नहीं था। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने तुरंत खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया और ये समर्थन भी किया और भारतीयों से अपील की कि ऐसे समय में आपको मुसलमानों का साथ देना चाहिए, यानी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। हालांकि खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया तो ऐसा नहीं था कि सबने उनका सपोर्ट किया। सबसे प्रमुख आलोचना महात्मा गांधी की मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी को यह कहा कि आप जो मुस्लिम कट्टर मौलाना हैं और उनके समर्थक हैं, उनके कट्टरवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करा रहे हैं। कहां तुर्की, कहां भारत, कहां हम गुलाम देश के नागरिक। अब अंग्रेज खलीफा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ऑटोमन एम्पायर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसको हम निर्धारित करने वाले कौन हैं? हमारी तो स्थिति स्वयं है कि हम गुलाम देश के नागरिक हैं, हम क्या तय करेंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था गांधी जी का कि नहीं, आप धार्मिक कट्टरता को मत बढ़ाने का काम करिए, आप जो है इस तरह का काम नहीं करिए। लेकिन महात्मा गांधी तो स्पष्ट थे कि नहीं, मुसलमानों और हिंदुओं की एकता का ऐसा स्वर्णिम अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं आएगा। तो जब गांधी जी ने समर्थन किया तो
नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत का सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां बुलाया गया? दिल्ली में। कब बुलाया गया? नवंबर 1919 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया। अब सोचिए, महात्मा गांधी पहुंच गए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता करने दिल्ली। तो महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का। ठीक है, अब देखिए इसी बीच में क्या हुआ। इसी बीच में 20 मई 1920 को सेवरे की संधि हुई और तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अभी तक यह लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन फाइनली 20 मई 1920 को स्पष्ट रूप से सेवरे की संधि हुई और तुर्की का विभाजन हो गया। तो अब खिलाफत का आंदोलन तेज होना प्रारंभ होगा। लेकिन उससे पहले यह आप जान लीजिए कि खिलाफत की मांग क्या थी, खिलाफत क्या मांग रहा था, वो अंग्रेजों से क्या मांग कर रहे थे। तो पहला तो ये मांग थी खिलाफत की कि पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण हो। तो पवित्र जो मुस्लिम स्थल हैं वहां पर खलीफा का नियंत्रण हो। मक्का में, मदीना में, इस तरह के जो पवित्र मुस्लिम स्थल हैं वहां खलीफा का नियंत्रण हो, पहली बात। दूसरी बात, युद्ध से पहले जितने भूभाग खलीफा के पास थे या ऑटोमन एम्पायर के पास थे, उतना ही भूभाग उसके पास युद्ध के बाद ही रहे। यानी जिस समय 1914 में ऑटोमन एम्पायर ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो उस समय उसका जितना एरिया था उतना ही अब भी हो। भले ही युद्ध में वो बहुत बड़ा हिस्सा अपना गंवा चुका हो, लेकिन तब भी उसका एरिया इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा क्या कहा गया? जजीरतुल अरब। क्या कहा गया? जजीरतुल अरब। इसका मतलब क्या? तो अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन। अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन में गैर मुस्लिम प्रभुसत्ता की स्थापना नहीं होनी चाहिए। यहां मुस्लिम प्रभुसत्ता ही स्थापित रहनी चाहिए। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए। यहां पर हमने डिटेल में भी सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, देखिए यहां पे तो पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण हो, जैसा प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा हारे हुए सभी क्षेत्र उसको लौटा दिए जाएं। इसके अलावा जजीरतुल अरब अर्थात अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन पर गैर मुस्लिम प्रभुसत्ता स्थापित नहीं होनी चाहिए, यह मांग थी। लेकिन स्पष्ट रूप से सेवरे की संधि हुई और इनकी मांग जो है खटाई में पड़ गई। ठीक है, तो अब जो है 20 मई 1920 को यह सेवरे की संधि हुई और तुर्की का विभाजन हो गया। ठीक है, अब जब ये मई में हुआ तो जून 1920 में खिलाफत समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अंग्रेजों के स्कूल का बहिष्कार करना है, कॉलेजों का बहिष्कार करना है, अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार करना है। यानी अब जो है खिलाफत सम्मेलन बहिष्कार के ऊपर आ गया कि मतलब बहिष्कार तक की स्थिति आ गई कि हमें बहिष्कार करना है। तो इसी बीच गांधी जी द्वारा खिलाफत का समर्थन किया गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई खिलाफत की। अब हम क्या देख रहे हैं? तो रोलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, हंटर आयोग का धोखा है, व्यथित भारतीय हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। तो अब भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो, इस तरह की सुगबुगाहट दिख रही है। और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत का समर्थन करके एक उसका आधार तैयार कर दिया है। तो अब जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई महात्मा गांधी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप कहेंगे 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन की घोषणा ने जहां एक तरफ लोगों के मन में रोमांच पैदा कर दिया, लोग बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब ये आंदोलन प्रारंभ हो गया। लेकिन इस दिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे उग्र और सबसे मुखर वाणी लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। इसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। तो लोकमान्य तिलक की मृत्यु के अवसर पर किसने क्या कहा,
ये भी स्पष्ट रूप से देख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, और न भी पूछा जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यंग इंडिया में लोकमान्य शीर्षक से लिखे अपने श्रद्धांजलि लेख में शोकाकुल महात्मा गांधी ने लिखा, क्या लिखा? वे जनता के अभिन्न अंग थे, इसीलिए तो लोकमान्य कहा गया। जनता पर जितना प्रभाव उनका था उतना हमारे युग के किसी और व्यक्ति का नहीं था। स्पष्ट देखिए, जनता पर जितना प्रभाव उनका था उतना हमारे युग के किसी और व्यक्ति का नहीं था। निसंदेह वे जनता के आराध्य थे। हजारों लोगों के लिए उनके शब्द ही कानून थे। उन्होंने जिस तन्मयता और आग्रह से स्वराज की अविरल गाथा सुनाई वैसा कोई नहीं कर पाया। वास्तव में हमारे बीच से महामानव चला गया, सिंह की आवाज मौन हो गई। तो सिंह की आवाज मौन हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा? श्री तिलक ने एक सैनिक की तरह देश की सेवा की और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका अदा की। उन्हीं की वजह से 1916 में लखनऊ समझौते को जमीन पर उतार पाना संभव हुआ। तो लखनऊ में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पैक्ट हुआ, उसके दो शिल्पकार माने जाते हैं, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं और दूसरे लोकमान्य तिलक। तो उसी की बात ये कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, वापस आते हैं। तो अब हम समझना चाहेंगे कि खिलाफत का क्या एजेंडा था और असहयोग आंदोलन का क्या एजेंडा था, ताकि आपको स्पष्ट रूप से इन दोनों में अंतर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझिए खिलाफत का क्या एजेंडा था। तो अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं। तो खिलाफत आंदोलन एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, तो अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं। दूसरा, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। तीसरा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की रक्षा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आप कहेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए। यह पूछा जाएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आप कहेंगे कि खिलाफत की रक्षा के लिए। ठीक है, तो यह खिलाफत का एजेंडा था, खिलाफत का उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन का एजेंडा क्या था? तो ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, विधान परिषदों का बहिष्कार और सरकारी उपाधियों, सेवाओं का परित्याग और करों का भुगतान नहीं। हालांकि करों का भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अब आपको असहयोग और सविनय अवज्ञा में मैं आपको अंतर बताता हूं। देखिए, जब ये सारी चीजें रहेंगी, जो है बहिष्कार, उसके बाद जो है करों का भुगतान नहीं, और इसी में अगर जो है एक शब्द जुड़ जाए, कानूनों की अवज्ञा, कानूनों की अवज्ञा, अगर ये शब्द जुड़ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी जब आप ब्रिटिश कानून को भी नहीं मानना शुरू करेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे। क्या किया था गांधी जी ने? तो दांडी में जाकर के उन्होंने ब्रिटिश कानून को तो ही चैलेंज किया था, उसी को तो तोड़ा था नमक बना करके। ठीक है, तो असहयोग का एजेंडा यह है कि ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार और सरकारी उपाधियों और सेवाओं का परित्याग। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी उपाधि लिखी गई है, तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था और भारत आने के बाद सेना बनाने का भी उन्होंने काम किया था, इसीलिए उनको भर्ती सार्जेंट भी महात्मा गांधी को कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि केसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने लौटाई, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने लौटाई। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। तो यह स्पष्ट समझ में आ गया आपको कि खिलाफत क्या है, असहयोग क्या है। तो अब आगे बढ़िए घटनाक्रम पे। तो सितंबर 1920 में, कब? सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष कार्य था इसलिए विशेष अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ और यहां पर असहयोग को स्वीकृति मिल गई। यहां पर क्या हुआ? असहयोग को स्वीकृति मिल गई। अब आइए थोड़ा जो है हम आगे बढ़ें और इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करें, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो कारणों को हमने देख लिया। अब देखिए यहां पे, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रमुख गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने की। यह भी पूछा जाता है, तो गर्मपंथियों में केवल एक अकेले लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन सके, वो भी रेगुलर सम्मेलन नहीं था, विशेष था।
इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो बिपिन चंद्र पाल के एक निरूपक संशोधन माने संशोधन उन्होंने किया, और CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कांग्रेस के स्थापित नेताओं के कठोर विरोध के बावजूद बहुमत से पारित हो गया। इस प्रस्ताव की 3 मांगे थी। क्या मांगे थी देखिए, तो खिलाफत की रक्षा हो, तो असहयोग के भी प्रस्ताव में पहली मांग यही है कि खिलाफत की रक्षा हो। दूसरा, पंजाब में की गई गलतियों को सुधारा जाए, तो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद मार्शल लॉ लगाया गया, उसके बाद बहुत तरह के अत्याचार किए गए। मैंने आपको सब पढ़ करके बताया था रोलेट एक्ट वाले लेक्चर में कि लोगों से कहा कूद के चलो, लोगों से कहा लेट के चलो, हिंदू और मुस्लिम को एक ही बेड़ी में जकड़ दिया और कहा कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम एकता है, इसलिए तुमको एक ही बेड़ी में हमने बांधा है। ठीक है, तो पंजाब में की गई गलतियों को सुधारा जाए और भारत में स्वराज स्थापित किया जाए। भारत में क्या स्थापित किया जाए? स्वराज स्थापित किया जाए। अब यहां पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए इस विषय को भी। हम जानते हैं कि कांग्रेस में विभाजन हो गया, गर्मपंथी और नरमपंथी, इन दोनों के बीच कांग्रेस में विभाजन हो गया। लेकिन महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है, तो कहा जाता है कि मास्टर पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी क्या है? मास्टर पॉलिटिशियन है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? कहा कि स्वराज, क्या कहा? स्वराज। और यह भी कहा कि 1 वर्ष के भीतर, इस आंदोलन के प्रारंभ होने पर महात्मा गांधी ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा, तो महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन ये जो स्वराज शब्द था, इसको एक्सप्लेन महात्मा गांधी ने नहीं किया। तो नरमपंथियों ने यह समझा कि स्वराज का मतलब ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में स्वराज। गर्मपंथियों ने यह समझा कि ब्रिटिश व्यवस्था के बाहर स्वराज यानी स्वतंत्रता की तरह का की बात महात्मा गांधी स्वराज कर रहे हैं, तो मतलब स्वतंत्रता की तरह की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से क्रांतिकारियों ने भी यही समझा। तो नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि महात्मा गांधी ने स्वराज इस शब्द को सुखद स्तर तक अस्पष्ट रखा, यानी जिसको जो सोचना है वो सोचे। तो मास्टर पॉलिटिशियन थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी आए हैं तो यहां स्थापित नेताओं की बाढ़ थी, बहुत बड़े बड़े लीडर थे महात्मा गांधी से, लेकिन देख लीजिए सबको एक छतरी के नीचे लेकर के आ गए महात्मा गांधी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाए। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम तय किए गए। पहला क्या कार्यक्रम था? तो सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों, न्यायालयों, विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो कहा गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा, विदेशी वस्तुओं की होली जलाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या कहा? निष्ठुर बर्बादी कहा। आपसे पूछा जाएगा किसने निष्ठुर बर्बादी कहा, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके अलावा सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग, इसके अलावा सैनिक, क्लर्क तथा श्रमिक मेसोपोटामिया में सेवाएं देने से मना करें, तो ये जो मजदूर जाते थे। इसके अलावा विधान परिषद का भी बहिष्कार किया जाए, यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया। लेकिन विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस में मतभेद दिखा। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने असहमति रखी उन लोगों ने भी विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लिया। तो विधान परिषदों का मामला केवल मद्रास में ही सफल रहा, बाकी सब जगह जो है लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। ठीक है, और यही स्वशासन की जगह स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वशासन की जगह स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि स्वराज का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में स्वराज की परिभाषा को सुखद सीमा तक अस्पष्ट रखा गया, जिसका अर्थ नरमपंथियों, गर्मपंथियों और क्रांतिकारियों ने अपने अनुसार किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संगठन में भी परिवर्तन किया गया और कांग्रेस को रोजमर्रा के कार्यों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठित की गई और कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को, जो कि पहले बहुत था, उसको भी घटा करके 4 आना वार्षिक कर दिया गया। तो कांग्रेस की सदस्यता क्या है? 4 आने प्रति वर्ष है, ताकि
केवल इलीट क्लास कांग्रेस का सदस्य न बने, कांग्रेस का आंदोलन गांवों में पहुंचे, मजदूरों के बीच पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे, कमजोरों के बीच पहुंचे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि गांधी जी को सबने अपना समर्थन दिया, तो क्रांतिकारियों ने भी दिया। तो कई क्रांतिकारी संगठनों ने गांधी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई और इस आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ी तेजी से एक शांतिवादी संगठन से बदलकर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायकों की टोली के रूप में उभरी, जिसने असहयोग और बहिष्कार को अपना हथियार बनाया। लेकिन अब कांग्रेस में हो रहे ये बदलाव, जो कांग्रेस के स्थापित लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो बाद में मुस्लिम लीग में न गए, पहले तो कांग्रेस के नेता थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, जीएस खारपड़े जैसे कुछ नेताओं को यह रास नहीं आया जो कांग्रेस में बदलाव हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। इनको ये नए तरह की राजनीति ये समझ आ रही थी कि ये तो अंधेरे में छलांग लगाने जैसी बात हुई, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस को किन नेताओं ने छोड़ा या असहयोग आंदोलन का विरोध इस तरीके से, तो ये स्पष्ट रखिए। ठीक है, तो अब तो ये नेता जनता के संगठन, हड़ताल, कामबंदी, सत्याग्रह, गिरफ्तारी, असहयोग और बहिष्कार जैसे जुझारू संघर्ष के दूसरे रूपों के विरोध में थे। चूंकि उन्हें जन आंदोलन का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें यह अंधेरे में छलांग लगाने जैसा लगा। जबकि महात्मा गांधी समझा रहे थे, कह रहे भाई 1894 से लेकर 1906 तक दक्षिण अफ्रीका में मैं यही तो कर रहा था, मैं भी तो उदारवादी तरीकाओं का प्रयोग ही कर रहा था, अनुनय, विनय, याचना, प्रार्थना, यही तो मैं कर रहा था, लेकिन कहां कुछ हुआ। उसके बाद हमें आंदोलन करना पड़ा, तो हम दक्षिण अफ्रीका से सीख करके आए हैं, घबराइए मत, यही मुख्य तरीका है। लेकिन अब इन लोगों को कोई अनुभव इस तरह का नहीं था, तो इन्हें लगा कि अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। तो अब जो है आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ, खिलाफत का भी और असहयोग आंदोलन का भी। ठीक है, देखिए, तो 1921 और 22 के दौरान पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक लहर सी दिखाई दी। गांधी जी और अली बंधुओं ने पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सार्वजनिक सभाओं को इन्होंने संबोधित किया। गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया और जुलू पदक इनको मिला था उसको भी इन्होंने लौटा दिया। देश बंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई एवं वल्लभ भाई पटेल, टी प्रकाशम, आसफ अली, सैफुद्दीन किचलू आदि ने अपनी जमी जमाई हजारों रुपए रोजाना की वकालत छोड़ दी। बहुत बड़े वकील थे ये लोग और बहुत मोटी कमाई इनकी हो रही थी, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, इनमें जो महत्वपूर्ण नाम है उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिए। हजारों छात्रों ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों का परित्याग कर दिया। तो कहा हम अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। तो अब जब वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने के लिए भी तो व्यवस्था देना पड़ेगा। तो आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जाकिर हुसैन के नेतृत्व में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होनी शुरू हो गई। इनमें से कई लोगों ने शिक्षक के रूप में भी काम किया, जैसे आचार्य नरेंद्र देव हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सब लोगों ने। ठीक है, तो इसी दौरान कई संस्थान बने, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ जैसे कई संस्थान बने। इस आंदोलन के दौरान इसके प्रसार को समझिए, पहले महीने में लगभग 9000 छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में शामिल हुए। इस अवधि के दौरान पूरे देश में लगभग 800 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। CR दास और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बंगाल शैक्षिक बहिष्कार सबसे सफल रहा। पंजाब में भी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शैक्षिक बहिष्कार का असर हुआ। विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार एक जन आंदोलन बना। पूरे देश में ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई गई। खादी के वस्त्रों को बढ़ावा दिया गया। जल्द ही खादी स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई। आपसे पूछा जाएगा खादी स्वतंत्रता की प्रतीक किस आंदोलन से बनी, तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन से बनी। तो खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। विदेशी वस्तुओं का परित्याग और स्वदेशी वस्तु के प्रयोग का कार्यक्रम बनाया गया और बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से एक कोष बनाया गया था। यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, लेकिन असहयोग आंदोलन किस प्रकार से
चलेगा, प्रारंभ होगा, उसकी रूपरेखा, उस पर चर्चा जो है महात्मा गांधी की उनकी लगातार चल रही थी। और जो शुरुआती सपोर्ट महात्मा गांधी को मिला वो तिलक जी के होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा ही मिला, उन्हीं को खोज खोज करके लाया गया। तो इन्हीं के नाम पर तिलक स्वराज कोष बनाया गया। क्या बनाया गया? तिलक स्वराज कोष। और इस तिलक स्वराज कोष में 6 महीने के अंदर ही, ये बहुत बड़ी रकम मैं लिख रहा हूं, 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड में जमा हो गए। 1 करोड़ रुपए केवल 6 महीने के अंदर। आप उस समय गूगल पे सर्च करिएगा कि गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम का क्या था, और फिर ये 1 करोड़ रुपए उस समय आज के कितने करोड़ रुपए हुए, यह स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नवंबर 1920 में आयोजित हुआ विधान परिषदों का चुनाव, और इसमें पूरे देश के लगभग 2/3 मतदाता वोट देने नहीं गए। 2/3 बहुत बड़ा। तो चुनाव असफल हो गया, यानी 100 में से 66 लोग वोट देने नहीं गए। यह आंदोलन ब्रिटिश व्यवस्था के साथ असहयोग तथा बहिष्कार से आगे बढ़कर सुधार आंदोलन में भी परिवर्तित हुआ। तो कई रचनात्मक कार्य भी किए गए इस आंदोलन में। ठीक है। केवल जो है बहिष्कार, विरोध यही नहीं था, रचनात्मक कार्य किए गए। क्या किया गया? छुआछूत का निषेध, मदिरा का निषेध, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा खादी के वस्त्रों का प्रयोग आदि। और चरखा इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में उभरा। तो कई सुधार कार्यक्रम भी इसमें किए गए। ठीक है। तो जैसे छुआछूत का निषेध करना है, मदिरा का निषेध करना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए काम करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, खादी के वस्त्रों का प्रयोग करना है। तो स्वयंसेवक जाते थे मदिरा के दुकानों पर और उसको बंद कराने का प्रयास करते थे, या वहीं पर खड़े होकर के वो नारे लगाते थे और लोगों को मना करते थे कि शराब क्यों खरीद रहे हो। ठीक है। मद्य निषेध के लिए भी दुकानों पर लोग पहुंचते थे। तो कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में जो महात्मा गांधी द्वारा मदिरा का निषेध किया गया था कि भाई हमें जो है मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये जो अपील की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, इसका असर ये हुआ कि मदिरा की मांग, शराब की मांग, वाइन की मांग कम होने लगी। और जब कम होने लगी तो उस समय ब्रिटिश भारत के 2 प्रांतों की सरकारें इससे चिंतित हुई। एक तो बिहार और दूसरा उड़ीसा। कहां कहां? बिहार और उड़ीसा। तो बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने एडवर्टीजमेंट जारी किया जनता के लिए, और यह बताया कि शराब पीने का कितना फायदा है और शराब कौन कौन प्रमुख हस्तियां पीती हैं। तो सिकंदर को बताया गया कि सिकंदर शराब पीता था, जूलियस सीजर शराब पीता था, नेपोलियन शराब पीता था, शेक्सपियर शराब पीता था। तो यह बताया गया लोगों को कि कौन कौन महान लोग शराब पीते थे, और वो इतने महान थे लेकिन फिर भी शराब पीते थे, ताकि जनता ये समझे और जो है अधिक से अधिक शराब खरीदे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रेवेन्यू मिले। एक ये एंगल था। हालांकि आपको सुन के लग रहा होगा, मैं आपको बताऊं ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया। ठीक है। तो चरखा इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में उभरा। असहयोग आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने भविष्यवाणी की। क्या की? आपसे पूछा जाएगा कि अगले 1 वर्ष में स्वराज आ जाएगा, अगले 1 वर्ष में स्वराज आ जाएगा। लेकिन स्वराज मतलब क्या है, इस पर गांधी जी मौन रहे, सबको छोड़ दिया। आप अपने अपने मन से समझिए कि स्वराज का मतलब क्या है। ठीक है। तो करोड़ों लोगों ने उनकी बात का विश्वास किया और उस दिन को देखने हेतु बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गए। किस दिन को? जब स्वराज मिल जाएगा। तो जुलाई 1921 में खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिश भारतीय सेना, अब देखिए ये बहुत कड़ा हो रहा है, आंदोलन तीव्र हो रहा है, ब्रिटिश भारतीय सेना और पुलिस में कार्यरत। तो ब्रिटिश भारतीय सेना में जो मुसलमान कार्यरत हैं और जो ब्रिटिश भारतीय पुलिस है उसमें जो मुसलमान कार्यरत हैं, उनसे जुलाई 1921 में खिलाफत समिति ने यह कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। अब ये जैसे ही हुआ, गांधी जी ने इसका समर्थन कर दिया कि हाँ बिल्कुल करिए। तो मुसलमानों से अपनी नौकरी छोड़ने की अपील की, जिसका समर्थन गांधी जी द्वारा किया गया। ऐसे ही एक घोषणा कांग्रेस द्वारा भी की गई। कांग्रेस ने भी ऐसे ही कहा। क्या कहा? जिसमें कहा गया कि जो सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत का उत्पीड़न कर रही है, उसकी सेवा कोई भारतीय न करे।
तो सितंबर 1920 में राजद्रोह का आरोप लगाकर मोहम्मद और शौकत अली अली बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका तीव्र विरोध हुआ। तो सितंबर 1920 में राजद्रोह का आरोप लगाकर, अब निश्चित रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना के मुसलमानों को कह रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि आप जो है अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसको? मोहम्मद अली और शौकत अली को। अब इसका बहुत तीव्र विरोध हुआ। तो नवंबर 1921 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के युवराज यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। ठीक है, तो नवंबर 1921 में असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पे था, तो ब्रिटेन के राजकुमार का मन हुआ कि चलो अपनी कॉलोनी में घूमकर आते हैं। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुंचे। तो पूरा जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने उनका पूरा शाही स्वागत करने का इंतजाम किया था कि बंबई में उनका शाही स्वागत होगा। लेकिन बंबई की जनता ने उनका स्वागत किस चीज से किया? तो हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से किया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जहां भी गए, भारतीयों ने उनका स्वागत इसी तरीके से किया। तो हड़ताल से किया और विरोध प्रदर्शन से किया। दिसंबर 1921 में ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना ली, जिसके चलते सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस का गला घोंट दिया गया। सरदार पटेल, जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर किचलू आदि प्रमुख नेताओं और हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेता तथा लगभग 20,000 राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न जेलों में बंद थे। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि महात्मा गांधी को वो गिरफ्तार करें। ठीक है, तो अब आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ, ठीक है, उसको समझ लें हम जो है। आइए, तो आंदोलन जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था। तो संयुक्त प्रांत और बंगाल के हजारों किसानों ने इसमें भाग लिया। पंजाब में इसी आंदोलन के दौरान पंजाब में सिख समुदाय द्वारा गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए अकाली आंदोलन चला गया। तो वहां पर गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों ने कब्जा कर लिया था, वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह उसको ट्रीट कर रहे थे गुरुद्वारों को। तो इनको हटाने के लिए अकाली आंदोलन चलाया गया। कहां चलाया गया? पंजाब में। असम में चाय बागानों के मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पेडन्नापादु गांव के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। दुग्गी राला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन चला, जिसमें चिराला नामक कस्बे की जनता ने नगरपालिका के कर देने से इनकार कर दिया। तो ये चिराला से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा उत्तरी केरल के मालाबार और क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा। तो अब ये मोपला आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ। लेकिन ये मोपला जो विद्रोह था, असल में इसको एक सांप्रदायिक विरोध माना जाता है। इसे कोई आंदोलन नहीं किया जाता है। इसमें जो वहां के स्थानीय जमींदार थे, जो कि हिंदू थे, उनको बुरी तरह से उनका धन दौलत संपत्ति को लूटा गया, उनको मारा गया। तो इसको एक सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में है, और इसका पूरा तथ्य आप जाकर के एकदम सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसको भी आंदोलन के रूप में पढ़ाया जाता है, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा था, तो ये मोपला हो गया। तो मोपला विद्रोह भी इसी समय प्रारंभ हुआ। अब देखिए, विदेश सचिव को लिखे अपने एक पत्र में भारत के वायसराय ने क्या कहा, ठीक है। एक पत्र में भारत के वायसराय ने कहा, शहरों के निम्न वर्ग पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में, खासकर असम घाटी के कुछ हिस्सों, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में किसान भी प्रभावित हुए हैं। तो दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। निर्वाचित अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास के जेल में होने की जगह हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो अधिवेशन के अध्यक्ष तो चुने गए देशबंधु चित्तरंजन दास, लेकिन वो चूंकि जेल में थे, तो हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को और तेज करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो अब
स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी पर यह दबाव पड़ रहा था कि इस आंदोलन को और तीव्र किया जाए, इस आंदोलन को और धार दी जाए और इस आंदोलन को हमें अवज्ञा आंदोलन की तरफ लेकर के जाना चाहिए कि जब हम क्या करेंगे कि सरकारी कानूनों को नहीं मानेंगे, यानी उसकी अवज्ञा कर देंगे। ठीक है, तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा घोषित किया गया कि यदि सरकार इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, क्या क्या मांग आ गई 1 फरवरी 1922 को, तो सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी जिन लोगों को बंद किया गया था, प्रेस को नियंत्रण से मुक्त नहीं करेगी और नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया गांधी जी से कब, 1 फरवरी 1922 को यह स्पष्ट कर दिया गया। अब यह स्पष्ट था कि अब असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और अब बहुत तीव्र यह आंदोलन होने वाला है। यह डिसीजन 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने लिया और ब्रिटिश सरकार को सूचित भी उन्होंने कर दिया कि अगर इस आंदोलन के दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको आपने जेल में से नहीं छोड़ा, प्रेस को आपने नियंत्रण से मुक्त नहीं किया और नागरिक स्वतंत्रता अगर बहाल आपने नहीं की, तो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया। ठीक है, लेकिन अब इसी दौरान क्या हुआ, अब इसी दौरान जो है हम जानते हैं कि गोरखपुर जिले के एक स्थान चौरी चौरा में जो कांग्रेस स्वयंसेवक थे वो एक विरोध प्रदर्शन निकाल रहे थे मदिरा निषेध को लेकर के, और कहते हैं कि खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ गया था, उसके विरोध में वो एक जुलूस निकाल रहे थे और उस जुलूस पर पुलिस ने हमला कर दिया और इस हमले में पुलिस ने गोली भी चला दी, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई। और जब भीड़ उत्तेजित हो गई तो भीड़ ने थाने को घेर लिया और कहते हैं कि पूरे थाने को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इसमें कहते हैं कि 20 पुलिसकर्मी की जो है मृत्यु हो गई। तो ये घटनाक्रम कब हुआ, तो ये 4 फरवरी को हुआ। पहले किताबों में ये 5 फरवरी दिया था, अभी 4 फरवरी 1922 को ये हुआ। ठीक है, तो हमने कहा क्या कहा, यहाँ लिखा है 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की सभी बंदी रिहा हो, प्रेस नियंत्रण से मुक्त हो और नागरिक स्वतंत्रता बहाल हो, अन्यथा सरकार सविनय अवज्ञा के लिए तैयार रहे। तो अब ये सविनय अवज्ञा के लिए मंच बनी रहा था, तब तक चौरी चौरा में ये घटनाक्रम हो गया 4 फरवरी 1922 को। तो 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाना ये बहुत बड़ी घटना थी और स्पष्ट रूप से जो अंग्रेज अभी तक महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन को कुचलना चाहते थे वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये एक अहिंसक आंदोलन था और महात्मा गांधी इसको ठीक प्रकार से अहिंसक आंदोलन के रूप में ही चला रहे थे और लगातार इस आंदोलन का प्रसार बढ़ता ही जा रहा था। लगातार अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन ही रहे थे और आंदोलन धीरे धीरे अपना विस्तार ले रहा था। तो अंग्रेज कामयाब नहीं हो पा रहे थे कि किस तरह से इस असहयोग आंदोलन को हम कुचलें, लेकिन चौरी चौरा की घटना ने अंग्रेजों को वो हथियार थमा दिया जिसकी तलाश वो कर रहे थे और जिससे उनको असहयोग आंदोलन को कुचलना था। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थाने के अंदर, भीड़ ने उनको जला दिया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ा आधार अंग्रेजों के हाथ में आ गया कि अब इस आंदोलन को हमें ठीक प्रकार से कुचलना है, क्योंकि अब तो ये हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी को जब ये खबर मिली तो वो पूरी तरह से विचलित हो गए कि अरे ये क्या हुआ। पूरे देश में इस बात की प्रतिक्रिया हुई कि ये क्या हुआ। तो ऐसे में फाइनली महात्मा गांधी ने यह तय किया कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे। तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का बारदौली प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। यह आप देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, चौरी चौरा की घटना का दिन 4 फरवरी है 1922 को हुआ। तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का बारदौली प्रस्ताव पारित हुआ और इस बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
अब जैसे ही इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया, वैसे ही पूरा देश भौचक्का रह गया कि महात्मा जी आपने ये क्या किया। कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर्स में बहुत सारे लोग थे, उनको धक्का लगा कि अरे महात्मा गांधी ने ये क्या किया। क्रांतिकारियों ने तो स्पष्ट रूप से यह कहा कि महात्मा गांधी आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमने सब कुछ समर्पित करके आपके पीछे हम चलने के लिए तैयार हुए थे और आपने आंदोलन को वापस ले लिया। तो उस समय आपने आंदोलन को वापस ले लिया जब आंदोलन अपने चरम पर था, आंदोलन और दिन पर दिन तीव्र हो रहा था। आप स्वयं कह रहे थे कि अब इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ लेकर के चल रहे हैं। लाखों लाख लोग भारत के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद आपने महात्मा जी इस आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उस पर प्रमुख नेताओं ने अपना क्या क्या विचार रखा है उसको हम समझ लें। ये कोटेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि महात्मा जी किसी देश के किसी एक स्थान के पाप के लिए देश के सारे स्थानों को या सारे देश के लोगों को दंडित करना कहां तक उचित था। यह तो चौरी चौरा के लोगों ने किया, इसमें बंगाल के लोगों ने क्या किया, पंजाब के लोगों ने क्या किया। तो किसी एक स्थान के पाप के लिए सारे देश को दंडित करना यह कहां तक उचित है, महात्मा गांधी ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में उस समय बंद थे। बाद में जब इन्होंने अपना किताब लिखा द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला ऊंचा था, इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसके लिए हिमालय के एक गांव को सजा देने का क्या औचित्य है। तो बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी के इस डिसीजन का विरोध किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी के इस डिसीजन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब आगे हम रचनात्मक कार्य करेंगे, फिर से देश की जनता को तैयार करेंगे एक अगले और बड़े आंदोलन के लिए। तो ठीक है, तो ये 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब महात्मा गांधी की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी, तो महात्मा गांधी को अब गिरफ्तार करने का अंग्रेजों ने अवसर खोज लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। जब तक असहयोग आंदोलन चल रहा था, बड़े से बड़ा नेता असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में बंद था, लेकिन अंग्रेज महात्मा गांधी को जेल में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, इन पे जो मुकदमा चलाया गया उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम खिलाफत वाला जो विषय है उसको समझ लें, क्योंकि वहीं से हम फिर उपसंहार कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया सेवरे की संधि हुई, तोड़ दिया गया ऑटोमन एम्पायर को। भले ही भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसका कोई असर नहीं हुआ और होना भी नहीं था। एक गुलाम देश के नागरिक जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप ऐसे मत करिए, तो लॉजिक भी नहीं था। तो नवंबर 1922 में अब क्या हुआ, सुल्तान एकदम कमजोर हो गए हैं, उनका जो साम्राज्य बहुत छोटा हो गया है। और इतना नहीं हुआ, इसके अलावा क्या है कि वहां पर एक नए लीडर उभर गए हैं जिनका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। और मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में विद्रोह हुआ और सुल्तान के सभी राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। और 1924 में पाशा ने पूर्णतः खलीफा का पद समाप्त कर दिया, कहा कि यह खलीफा का पद समाप्त हुआ, तुर्की सेकुलर देश होगा। तो मुस्तफा कमाल पाशा आधुनिक तुर्की के पिता, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में खिलाफत को उखाड़ करके फेंक दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो जब खिलाफत ही नहीं बची तो भारत में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब ये आपने देख लिया। अब आइए जो है महात्मा गांधी का जो मुकदमा चला, हालांकि मैंने थोड़ा सा ही रखा है ताकि आप जो है समझ पाएं, नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। उसमें महात्मा गांधी ने जो बताया है कि कैसे वो एक ब्रिटिश समर्थक से एक ब्रिटिश विरोधी बन गए, वो पूरा जो है, जिन लोगों के पास PDF होगा उन लोगों ने जरूर उसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए देखें। ग्रेट
ट्रायल 18 मार्च 1922, ठीक है। तो 10 मार्च 1922 को सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड की अदालत में, यह भी पूछा जा सकता है तो याद करिए, जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और गांधी जी द्वारा न्यायालय में दिए गए निर्भीक बयान के कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। जिसके पास भी पीडीएफ होगा वो सब लोग निश्चित रूप से इसको पढ़े होंगे। अभी हमने पूरा नहीं लिया क्योंकि बहुत अधिक समय चला जाएगा, इसलिए जो है हमने इसको पूरा नहीं लिया। लेकिन आप समझ लीजिए कि मुकदमा किस आधार पर चला है, क्या इनके पर आरोप था। देखिए, तो महात्मा गांधी पर यंग इंडिया में उनके लिखे गए 3 लेखों, ये अपराध था महात्मा गांधी का। उन्होंने जो यंग इंडिया में 3 लेख लिखे थे, क्या क्या नाम था। पहला था वफादारी से छेड़छाड़, नाम देखिए कितना रचनात्मक है और हिंदी ट्रांसलेशन इसका कितना रचनात्मक है। टेम्परिंग विथ लॉयल्टी, यानी वफादारी से छेड़छाड़। पहेली और इसके समाधान, द पजल एंड इट्स सॉल्यूशन। और प्रेतों को हिलाना, सेकिंग द मेंस के आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के आधार पर 124A के तहत राजद्रोह का अभियोग लगाया गया महात्मा गांधी पर। और न्यायाधीश ने गांधी जी से पूछा, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं या वकालत का दावा करते हैं। अब जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से परिवर्तन हुआ उसको अगर आप समझना चाहते हैं और महात्मा गांधी ने क्या बदलाव किया उसको समझना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसी तरह का मुकदमा चलाया गया 1908 में तिलक पर केसरी में लिखे उनके लेख के पर, लोकमान्य तिलक के। तो 1908 में वो मुकदमा चला, उसमें उनको 6 वर्ष की सजा हुई और उन पर भी ये आरोप था कि उन्होंने केसरी में लेख लिखा है। वही आरोप जो है महात्मा गांधी पर है कि यंग इंडिया में इन्होंने 3 लेख लिखे थे और इन लेखों से राजद्रोह की बू आ रही थी ब्रिटिश सरकार को। तो उस समय लोकमान्य तिलक ये साबित कर रहे थे कि नहीं, मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है, आप लोगों ने गलत तरीके से राजद्रोह का मुकदमा मेरे पे लादा था। उनका तर्क का यह विषय था। महात्मा गांधी ने क्या कहा, आप समझिए कितना परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ और महात्मा गांधी ने किसी विषय को कितना अलग नजरिए से देखा और कितना साहस दिखाया। अहिंसा के पुजारी थे लेकिन साहस देखिए क्या कहा। न्यायाधीश ने गांधी जी से पूछा, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं या वकालत का दावा करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने अपने ऊपर लगे अपराध को स्वीकार कर लिया। अब स्पष्ट रूप से समझिए, लोकमान्य तिलक सफाई दे रहे थे कि हमारे पर यह अपराध साबित नहीं होता है, गलत लगाया गया। इन्होंने कहा कि हां हमने अपराध किया है। इस तरह से आप समझ रहे हैं, हां हमने अपराध किया। आगे क्या कहा, कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है और जो मुझ किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है कि यह तो मुझे करना ही चाहिए और कानून में लिखा है कि यह अपराध है, तो जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है दी जाए। तो गांधी जी ने धारा 124A को कहा, भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक प्रावधानों के बीच राजकुमार। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, गांधी जी ने किस धारा को कहा था कि यह भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक प्रावधानों के बीच राजकुमार सा है। क्यों कहा था, क्योंकि इसका निर्माण नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया गया है और उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत मुझ पर मुकदमा चलाया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्यों सम्मान की बात है, क्योंकि इसके तहत भारत के अधिकांश प्रिय देशभक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। और जज ब्रूमफील्ड ने भी ये कहा कि मतलब आपको तो मैं एक जो मुकदमा है मेरे पास उसी का मैं संदर्भ ले रहा हूं, तिलक जी वाले मुकदमे का, और आपको 6 वर्ष के कारावास की सजा देता हूं, लेकिन अगर सरकार इसमें आपकी सजा को कम कर दे तो मुझसे अधिक खुश कोई दूसरा नहीं होगा। तो महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद जो स्थिति कमजोर हुई थी भारत में, उन्होंने द ग्रेट ट्रायल में अपने जो निर्भीक बयान किया उससे उस स्थिति को उन्होंने फिर से, अब जज के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं, कहा हमने अपराध किया बोली। और पूरा उन्होंने जर्नी लिखा है कि एक ब्रिटिश समर्थक से किस तरीके से वो एक ब्रिटिश विरोधी व्यक्ति बन गए। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें उन्होंने लिखी है, हमने पूरा नहीं लिया
कि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन पीडीएफ में सब चीज दी गई है। अब असहयोग आंदोलन का एक मूल्यांकन कर लिया जाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन से भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया पहला, और उसमें आजादी की इच्छा जगाई। इसने यह दिखाया कि भारत की दीनहीन जनता भी आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीतिक वाहक हो सकती है। इस आंदोलन में पहली बार कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग करके ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर ली। भारतीयों में राजनीतिक जागृति का और अधिक विकास हुआ तथा स्वराज की मांग प्रबल हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वो क्या कहते हैं, सुनिए। गांधी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता एवं अपनी शक्ति संचित करने का पाठ पढ़ाया। सरकार भारतीयों के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है। देखिए, मैंने कहा ना, भारत में ब्रिटिश शासन किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, तो भारतीयों के। भारत में ब्रिटिश शासन किसके सहयोग से चल रहा था, तो भारतीयों के। तो यहां नेहरू जी क्या कर रहे हैं कि सरकार भारतीयों के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है, और यदि यह सहयोग नहीं दिया गया तो सरकार का संपूर्ण ढांचा कम से कम सिद्धांततः लड़खड़ा जाएगा। तो भारत में ब्रिटिश राज भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, भारत में ब्रिटिश राज भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। तो भारत में ब्रिटिश राज कब नहीं चलेगा, जब भारतीय सहयोग कर देंगे। इसी को तो कहा गया असहयोग। हम अभी तक सहयोग कर रहे थे, बस सहयोग कर, वही बात लिख रहा ना कि और यदि यह सहयोग नहीं किया गया तो सरकार का संपूर्ण ढांचा कम से कम सिद्धांततः लड़खड़ा जाएगा। सरकार पर दबाव डालने का यही सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग है, असहयोग। तो यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गांवों, कस्बों, स्कूलों आदि सबको अपने प्रभाव में लिया। इस आंदोलन से जो कुछ हासिल हुआ वो आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक साबित हुआ। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, खादी को बढ़ावा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग आदि कई रचनात्मक कार्यों के जरिए आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहन मिला। बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी। अपनी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा में लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख परिणाम रहा भारतीय जनता के मन से भय की भावना का समाप्त होना। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन का हमने मूल्यांकन किया, ये ग्रेट ट्रायल को हमने समझा। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने असहयोग और खिलाफत आंदोलन को डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।